हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन क्लासेस बिंदल में स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिफाइनाइट इंटीग्रल। आज हम देखेंगे कि हम जो अभी तक इंटीग्रल पढ़ रहे थे वो नॉर्मल इंटीग्रेशन थे। अब हम पढ़ेंगे थोड़े लिमिट्स वाले इंटीग्रल्स, जो इंटीग्रल का लास्ट पार्ट है, यानी कि लास्ट टॉपिक है आपके जो सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आज हम इंटीग्रेशन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिफाइनाइट इंटीग्रल क्या होता है और उसके क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से सोल्व हम कर सकते हैं और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी तक प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक है डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो डिफाइनाइट इंटीग्रल क्या होता है और इंटीग्रल क्या साथ हमने इंटीग्रल क्या होता है, इनमें डिफरेंस समझते हैं पहले। तो अभी तक जो हम पढ़ लेते वो क्या है, इंटीग्रेशन था किस फॉर्म में कि हमें कोई इस तरीके का सिंबल दिया गया था और हमसे कहा गया था x log x या x dx का इंटीग्रेशन बताओ, या फिर हमें इस तरीके से सिंबल दिया गया था और कोई भी फंक्शन दिया गया था और उसका हमें क्या पता करना था, इंटीग्रेशन पता करना था। तो हमें इंटीग्रेशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था इंटीग्रेशन क्या होता था कि हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि किसी छोटे पार्ट को कंसीडर करके उसके लार्ज पार्ट तक पहुंचते हैं, वो कहलाता है इंटीग्रेशन। यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई सर्किल है, तो अगर सर्किल के मैं पास एक छोटा सा ये स्मॉल सर्किल ले लेता हूं, तो इस सर्किल से मैं क्या करता था, बड़े सर्किल तक जाता था, तो वो कहलाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कंप्लीट पार्ट को कंसीडर करते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएट में इसका उल्टा होता है। डिफरेंशिएट में क्या करते हैं कि हम बड़े पार्ट से कहां जाते हैं, छोटे पार्ट की तरफ जाते हैं। बात समझ रहे हो। तो इंटीग्रेशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, आप वहां समझ सकते हो। फिलहाल अब बात आती है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या है, देखो डिफाइनाइट का मतलब होता है कोई लिमिटेड पार्ट, कोई ऐसी चीज जिसकी क्या है, लिमिट है, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, यानी जिसकी कोई लिमिट ना हो। लेकिन ये क्या है, डिफाइनाइट है। डिफाइनाइट का मतलब जिसका हद तय हो, जिसकी कोई लिमिट हो। तो क्या कहा जा रहा है, कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने कोई एक ग्राफ माना, ये क्या है, वाई एक्सिस है और ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है ना। तो मैंने कहा कि ये कोई, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसका कुछ एरिया है इस तरीके से, है ना। ये फंक्शन में क्या मान लू, एफ एक्स मान लेते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, तो मैंने इसलिए एफ एक्स मान लिया। और मैंने कहा कि ये यहाँ से, ये पॉइंट क्या है, जीरो पॉइंट है, ये 0 पॉइंट कह सकते हैं, ओरिजिन। ठीक है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस ए है और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, बी है। अब क्या मतलब है इसका, वो कह रहा है कि फाइंड आउट करो एफ एक्स को। ठीक है, उसमें हमने क्या कहा है कि फाइंड आउट करो किसको, एफ एक्स को, कि एफ एक्स कितना है। और एफ एक्स है क्या चीज, ये एरिया। ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है, कहां से लेके इसके अंदर, यानी बाउंड्री के अंदर अंदर का जो ये एरिया है, ये है एफ एक्स। हमें एफ एक्स पता करना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम इंटीग्रेशन निकालते हैं किसका, एफ एक्स का और डी एक्स का, जैसे हम पहले करते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है कि बच्चों, इंटीग्रेशन में यहां से लेकर इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अनंत तक, इनफाइनाइट तक होता है, जिसकी कोई हद ना हो। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूं, ध्यान से समझना, ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है, x बराबर b है या नहीं है। देखो यहां तक का पॉइंट कितना है, b है या नहीं है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x इक्वल टू b, क्योंकि x एक्सिस पे है इसलिए, क्योंकि ये जो टच कर रहा है किसको कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए फंक्शन क्या बनेगा, fx बनेगा। तो ये यहां से लेकर यहां तक कितना है, b है। और मैं यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक कितना है, x इक्वल टू a है या नहीं। तो अगर मुझे ये एरिया निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा कि बड़े वाले में से, ठीक है, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा समझ सकते हो कि मैंने मान लिया कि ये कितना है, 4 मीटर है, ऐसा समझ सकते हो। और ये कितना है, मैंने मान लिया 2 मीटर है। ओके, यानी कि इस पॉइंट से लेकर और यहाँ इस लाइन तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है। अब मुझे क्या चाहिए है, मुझे ये पार्ट चाहिए, ब्लैक वाला, बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट। तो मैं क्या करूंगा, 4 मीटर में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दूं, 2 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास ये वाला पार्ट निकल के आएगा या नहीं आएगा। ऑब्वियसली मैं क्या कर रहा हूं, पूरे में से इतना हटा दिया मैंने, तो क्या बचा, इतना बचा। तो मेरे पास कितना बचा, 2 मीटर बचा। तो वही पार्ट मैं यहाँ पे करूंगा। देखो 4 मीटर क्या है, 4 मीटर डिस्टेंस क्या थी, मैंने x इक्वल टू b मानी है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, b। तो इसका मतलब b हो गया माइनस ये 2 मीटर क्या है, मैंने a माना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a है, तो ये क्या बन गया, a। यानी b माइनस a जो है वो ये निकल के आएगा मेरा ये वाला पार्ट, अगर मैं b माइनस a कर देता हूं।
ठीक है। तो अगर हम b माइनस ए कर देते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये पार्ट मिलता है। तो यही हमारा क्या है, डिफाइनाइट इंटीग्रल है, जिसमें हम लिमिट्स का यूज करते हैं कि लिमिट कहां से कहां तक है। लिमिट जा रही है, मैक्सिमम कितनी है b और मिनिमम कितनी है a। तो जो मैक्सिमम होती है उसे ऊपर रखते हैं और जो मिनिमम होती है उसे नीचे रखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डिफाइनाइट इंटीग्रल। कैसे सोल्व करेंगे कि जो भी आपका फंक्शन सोल्व होके आएगा, मान लेते हैं कितना आया, x आया, तो हम x की क्या रखेंगे, लिमिट रखेंगे। ऊपर क्या है b है, नीचे क्या है a। तो क्या होता है कि x की जगह हमें ये वैल्यूज पुट करनी होती है। तो सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट b और फिर रखते हैं माइनस लोअर लिमिट। तो ये है b माइनस a का खेल। बात समझ में आ गई। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं डिफाइनाइट इंटीग्रल क्या होता है। डिफाइनाइट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जिसमें हम लिमिट्स का यूज करते हैं, और लिमिट्स क्या करती है, हमारे एक पोर्शन को निकाल के देती हैं, एक पोर्शन को फाइंड आउट करने में मदद करती है जिस पोर्शन को हम चाहते हैं। तो मैं ये चाहता था कि मुझे पता चल जाए कि ये ब्लॉक कितना है, तो इसके लिए मुझे इंटीग्रेशन निकालना था। तो मैंने क्या करा कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उस मैक्सिमम में से मैंने मिनिमम डिस्टेंस को कम कर दिया या सबट्रैक्ट कर दिया, जिससे मुझे इस पार्ट का एरिया मिल गया, इस पार्ट का इंटीग्रल मिल गया। ओके। और लिखने का तरीका क्या होता है, ये कहलाती है लिमिट। तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट अपॉन नीचे लिखते हैं लोअर लिमिट। फॉर्मूला क्या होता है कि हम क्या करेंगे, b माइनस ए, पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह और फिर लोअर लिमिट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कुछ डेफिनेशन आपके लिए कुछ सिलेबस में आनी नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अब मैं क्वेश्चन लिखवा करा के दिखाता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें सोल्व करें। यहाँ में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या कि हमें इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है 1/x dx का, और हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से π/4 पे tan स्क्वायर x dx का। तो दोनों क्वेश्चन इजी है, इसलिए मैं दो एक साथ करा रहा हूँ। कैसे, ध्यान से समझेंगे। हमने अभी तक जो इंटीग्रेशन में सीखा है वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ यूज होंगी, बस एंड में क्या करेंगे, हम इनकी लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने से क्या फायदा होगा कि हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। जिस चीज का भी इंटीग्रेशन हम निकालना चाहते हैं उसका एग्जैक्ट आंसर पता चल जाता है, इसीलिए डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल छोटा सा 1 मिनट और लेता हूं आपका। जैसे मैंने कहा कि मान लो मैंने आपको कहीं भेजना है, जैसे आप मान लो कहीं जा रहे हैं, है ना, तो मैंने अगर मान लो आपको जिले का नाम बता दिया, तो क्या होगा, जिले का, या मैंने आपको सिर्फ कॉलोनी का नाम बता दिया, तो आप वहां पहुंच तो जाओगे लेकिन घर ढूंढ नहीं पाओगे, है ना। ऐसे तो होता है कि आपको शहर का नाम पता है, कॉलोनी का नाम पता है, तो आप वहां पहुंच गए लेकिन आपको घर नहीं पता। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने आपको घर का एड्रेस ही बता दिया कि ये मकान नंबर है, ये इस गली में जाना है, इस तरीके से जाना है। तो आप क्या करोगे, एग्जैक्ट उस लोकेशन पे पहुंच जाओगे, एग्जैक्ट जिस लोकेशन में भेजना चाहता हूं उस लोकेशन पे पहुंच जाओगे। वही काम डिफाइनाइट इंटीग्रल कर रहा है। अभी तक हम जो करते थे सिर्फ इतना करते थे, तो हमने जो आंसर निकालना है वो मान लेते हैं क्या है, कॉलोनी तक पहुंच गए हैं। लेकिन अब जैसे ही हमने लिमिट पुट कर दी तो हमें एग्जैक्ट वो नंबर पता चल जाएगा जिसे हम फाइंड आउट करना चाहते थे। दैट इज कॉल्ड डिफाइनाइट इंटीग्रल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे रखे रहने देंगे 0 वो a से b, और मैंने एक बार ऐसे उतार लिया क्वेश्चन को 1/dx। एक लाइन का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई है, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो आपको याद भी हो गए होंगे। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूं क्या कर रहा हूं कि a से b 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x। ठीक है, 1/x dx का कितना हो गया, log x। लेकिन लिमिट चल रही है तो इसलिए अब हम यहाँ पे इसके ब्रैकेट यूज करते हैं और लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट नीचे और उसके बाद अपर लिमिट। अब हम, आपको याद होगा तो पहले जो क्वेश्चन करते थे उसमें हम कांस्टेंट ऐड करते थे। कांस्टेंट क्यों ऐड करते थे, मैंने बताया था क्योंकि कुछ एरर रह जाती है। एरर क्यों रह जाती है, क्योंकि हमने नंबर पुट नहीं करे हैं। लेकिन अब हम एग्जैक्ट आंसर निकाल रहे हैं, कोई एरर नहीं आएगी, इसलिए हम कांस्टेंट नहीं पुट करेंगे। तो याद रखना, जब भी लिमिट वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप कांस्टेंट नहीं रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हो गया। अभी हमने सीखा है क्या कि जो लिमिट है उनको हम पुट करते हैं कैसे, कि पहले अपर लिमिट और उसके बाद लोअर लिमिट। तो x की जगह पहले b रख दो और फिर a रखेंगे। तो log x की जगह पहले अपर लिमिट में क्या लिखा है, b, तो x की जगह क्या रख देंगे, b। फिर माइनस आता है log, अब x की जगह क्या रख देंगे, a। ये हो गया log b माइनस a। आप चाहो तो ये आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन हम जानते हैं क्या, एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m अपॉन n। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूं, देखो m की जगह b लिखा है, n की जगह a लिखा है, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूं तो क्या आएगा, log तो ऐसे रहेगा, m की जगह क्या लिखा है यहाँ पर b, और n की जगह क्या रखा है, a। ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर इंटीग्रेशन कितना आया, एग्जैक्ट आंसर कितना आया है, log b अपॉन a। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब देखो पहले क्या आता था, log x प्लस c आता था, कांस्टेंट आता था। क्यों, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स नहीं थी।
ठीक है, अब आते हैं इस पर। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले इसको तो ऐसे उतार रहा हूं मैं एक बार, पाई बाई 4 और ये है लोअर लिमिट 0। हमें tan स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन नहीं पता है, लेकिन क्या पता है, हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स, ये हमें पता है। तो यहाँ से tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या आएगी, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये sec स्क्वायर तो ऐसे रहेगा और ये इधर जाके 1 या कैसा हो जाएगा, माइनस का। क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है इसलिए मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो फॉर्मूला हमें याद था, हमने यहाँ फॉर्मूला रख दिया। अब फॉर्मूला रखो तो 0 से पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स को जगह क्या रख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और साथ में क्या चल रहा है, dx। अब ध्यान से देखेंगे, ये तो पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 है ना, ये आपको पता होगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो जैसे पाई बाई 4 लिखा है तो यानी 180 को किससे डिवाइड कर दो, 4 से, 4 4 जा 16, कितने बचे 2, 4 5 जा 20, कितने आ गया 45 डिग्री। तो ये याद रखेंगे कभी आपको पता नहीं हो तो। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो देखो मैं इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूं, तो मैंने पाई बाई 4 पहले sec स्क्वायर एक्स का करेंगे, तो sec स्क्वायर एक्स और साथ में क्या आ गया dx, फिर माइनस है तो माइनस आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे दोबारा से 0 से पाई बाई 4 किसका, 1 का, 1 dx। अब आपको पता है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x, कितना होता है, tan x, ठीक है। क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन चल रहा है तो लिमिट लगी हुई है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, लिमिट लगाएंगे। फिर माइनस है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, जब कुछ नहीं होता तो उसका कितना होता है, x होता है, और इसके ऊपर भी हमने लिमिट लगा दी क्योंकि लिमिट लगी हुई थी। कांस्टेंट यूज नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करो। तो पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, तो tan x की जगह क्या रखेंगे, पहले अपर लिमिट तो पाई बाई 4, फिर माइनस आता है फॉर्मूले में। अब क्या रखेंगे, tan लोअर लिमिट, x की जगह क्या रखोगे, 0। ये सोल्व हो गया पूरा। अब देखो मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं अभी, फिर आया माइनस, अब इसको सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट, x की जगह पहले रखेंगे अपर लिमिट तो पाई बाई 4 माइनस, अब x की जगह रखेंगे लोअर लिमिट कितनी है, 0। tan 45, क्योंकि अभी मैंने बताया था पाई बाई 5 की वैल्यू कितनी होती है, 180, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 45। हमें पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये कितना आ गया, 1, ठीक है, 1 माइनस tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, माइनस पाई बाई 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, पाई बाई 4। यहां से क्या बचा, 1 में से 0 गया, 1 माइनस पाई बाई 4। अब देखो मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना आएगा, 4 की मल्टीप्लाई यहां होगी तो 4 माइनस पाई। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारे पास 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया, tan स्क्वायर एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन, 4 माइनस पाई अपॉन 4। ये है एग्जैक्ट इंटीग्रेशन जो हमें अभी तक नहीं पता था, आज पता चला। बात समझ में आ गई, दोबारा से करवाता हूं क्या, कि मैंने tan स्क्वायर एक्स का मुझे नहीं पता है तो मैंने इसका फॉर्मूला रखा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पुट करा, क्योंकि इंटीग्रेशन रखते हैं तो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाते हैं, तो मैंने sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर दी और माइनस फिर इस 1 के साथ इंटीग्रेशन ले लिया। sec स्क्वायर एक्स का हमें पता होता है कितना होता है, tan x होता है, क्योंकि लिमिट के साथ चल रहा है इंटीग्रेशन तो लिमिट लगाएंगे। फिर माइनस आया फॉर्मूले में, 1 का कितना होता है x, इसमें भी लिमिट चल रही है तो इसलिए इस पे पर लिमिट लगा दी। अब हमें क्या करना होता है, लिमिट पुट करनी होती है, तो जहां भी x लिखा हो वहां पर पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर रखा x की जगह पाई बाई 4, माइनस आ गया फॉर्मूले में, और फिर x की जगह रखा 0, फिर माइनस x की जगह मैंने पहले पाई बाई 4 रखा, फिर माइनस आता है फॉर्मूले में, और x की जगह क्या रखा 0। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ये माइनस ऐसे ही आ गया। और पाई बाई 4 में से कुछ भी 1 में से या किसी भी नंबर में से 0 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर लौट के आता है, इसलिए नंबर लौट के आ गया। यहाँ से क्या बचा, 1 में से 0 गया, 1 बचा, और यहाँ माइनस था और साथ में पाई बाई 4, एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 4 माइनस पाई अपॉन 4, ठीक है। अब एक चीज मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बता देता हूँ कि किसी को ये नहीं पता है कि tan 0 की वैल्यू कितनी है। भाई अगर आपको ये नहीं पता है और आप भूल गए हो तो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में, आपको सिर्फ 2 वैल्यूज याद करनी है। कौन सी, एक तो करनी है साइन और एक करनी है कोस। अगर आपने साइन की भी याद कर ली तो तब भी हो जाएंगी। जैसे मैं लिख रहा हूं 1 मिनट के लिए, 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की होती है 1/√2, 60 की होती है √3/2 और 90 की होती है 1।
अगर आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज भी याद हैं तो आप सब चीजें को निकाल सकते हैं। कैसे? देखो साइन का उल्टा होता है कोस, तो जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कोस 0 की वैल्यू होगी। तो 90 की आ गई 1, फिर 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ 30 की बन जाएगी। 45 की ऐसी रहेगी, और 30 की है तो ये यहाँ पहुंच जाएगी 60 पे, और ये 0 है तो ये यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, इस तरीके से रिवर्स चलती है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? पहले निकालते हैं tan 45। π/4 क्या होता है? 45। अभी बताया था, जब मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 45। तो हमें निकालनी है tan 45 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? tan क्या होता है? साइन अपॉन कोस, है ना, साइन अपॉन कोस। साइन 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। कोस 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। ये सब खत्म हो गया, क्या बचा? 1। यहां से पता चल गया, 1 आ गया। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि मुझे tan 0 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 0 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? साइन 0 अपॉन कोस 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी है? 1। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर न्यूमिनेटर 0 है, अगर ऊपर 0 आ जाता है तो वो पूरी टर्म क्या बन जाती है? 0 बन जाती है। तो इसीलिए मैंने tan 0 की वैल्यू कितनी रखी? 0 रखी। तो बच्चों अगर आपको सिर्फ साइन की भी याद है तो सबकी वैल्यू निकाल सकते हो, किसी की कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो आपसे ना निकाली जा सके। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए कुछ आगे और क्वेश्चन देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या इंटीग्रेशन निकालना है 1 से 2 पर 1/x+4 और इंटू 1x+5 का। अब ध्यान से देखो, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो अब देख के पता चल गया कि इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के बिना ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता है, तो मैं इसको यूज कर रहा हूं क्या? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन को सोल्व, अंदर के पार्ट को सोल्व करेंगे। यानी हम क्या करेंगे? हम प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? हम इंटीग्रेशन पार्ट में। किसमें? पार्शियल फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि dx के साथ जो कुछ भी लिखा है, dx और इंटीग्रेशन को छोड़कर जो कुछ भी है वो क्या आएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या लिखा है? 1/x+4 और x+5, ठीक है, इज इक्वल टू। हम इस प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, क्या? कि a/x+4 प्लस b/x+5 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर की मैंने क्या मान लिया? 1। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम जब लेंगे तो इधर तो ऐसे रहेगा x+4 x+5। इधर मैंने जब एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा? दोनों की मल्टीप्लाई, x+4 और x+5। ये क्या आया? एलसीएम। क्या होता है कि इस टर्म की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? a के साथ, और इस टर्म किसके साथ हो जाएगी? b के साथ। तो a के साथ तो क्या आ जाएगा? x+5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस b के साथ क्या आएगा? x+4। क्लियर है? ये दोनों टर्म्स एक जैसी है नीचे, इसलिए ये कैंसिल हो गई। तो यहाँ बचा 1 = a के साथ क्या आ गया? x+5 प्लस b के साथ क्या आ गया? x+4। दैट मीन्स ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करना है? मुझे इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, और मुझे देखो a और b की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट मैंने माने हैं तो मुझे इनकी वैल्यू चाहिए होगी, तभी तो मैं यहाँ पुट करूंगा। तो a और b की वैल्यू कैसे निकलती है कि a के नीचे जो भी पार्ट दिया गया है आप उसको 0 रख दो पहले बार, है ना? क्या एक एक करके रखते हैं। तो पहले फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे? a के नीचे जो भी आपकी टर्म दी गई है उसे 0 रख दो, तो यहाँ से किसी की एक की वैल्यू निकल जाएगी। और फिर यहाँ से b के नीचे जो दिया गया है उसको हम क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। मेरा कहने का मतलब कि जो भी यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में जो भी आपने पार्ट है, ये जो अलग अलग करके ब्रेक किए हैं, इनको एक एक करके 0 रखते चले जाओ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं? पुट कर रहा हूं x+4, क्योंकि x के नीचे a के नीचे क्या लिखा है? x+4। इसको मैं क्या मान रहा हूं? 0 मान रहा हूं। इसका मतलब मैं क्या करूंगा? यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूं। 4 इधर जाके कैसा हो जाएगा? -4। किस में रख रहा हूं? इक्वेशन नंबर 2 में। कौन सी है? ये। यहाँ पे जहां पर भी x+4 दिखाई दे जाए वहां तो क्या रख दो? डायरेक्ट 0 रख दो। और अगर x+4 नहीं है, सिर्फ x दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या रख देंगे? -4। तो रखते हैं 1 = देखो यहाँ पे x+4 नहीं है, यहाँ x+5 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे क्या? a, x की वैल्यू क्या आई है? -4, और प्लस में क्या है? 5 प्लस b, और यहाँ क्या लिखा है? x+4, और x+4 = क्या माना है मैंने? 0। तो इसका मतलब इस पूरे की जगह क्या रख सकता हूँ? 0। बात समझ में आ गई? यहां से आए 1 = ये देखो 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1। तो a × 1,
और ये टर्म तो पूरी 0 हो गई। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गई। क्या आ गई, a की वैल्यू 1। यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब पुट करेंगे क्या, इसको तो कर दिया, अब रखेंगे x प्लस 5। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 5। इधर जाके कैसा हो जाएगा, -5। किसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। अब क्या करना है कि जहां पर भी x प्लस 5 दिखाई जाए वहां पर तो 0 रख दो, और बाकी पूरी इक्वेशन में x की जगह क्या रख दो, -5। तो 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 में रख रहा हूं, तो a तो ऐसे रहेगा x प्लस 5 को मैंने क्या माना है, 0, तो ये तो पूरा 0 बन गया, प्लस b x प्लस 4, x की जगह क्या रख देंगे, माइनस के 5 और प्लस 4। यहां से देखो 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, माइनस के 5 में से प्लस के 4 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 1, और यहाँ क्या बचा, b। तो बच्चों यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई माइनस के 1। ठीक है, 1 ये इधर चला जाएगा, b इधर चला जाएगा माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा, और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे रखते हैं, क्या कर रहा हूं मैं, पुट कर रहा हूं। a की वैल्यू क्यों आई है 1 और b की वैल्यू कितनी आई है, -1। किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। कौन सी इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमने मानी है। तो रखेंगे, तो 1 अपॉन x प्लस 4 और x प्लस 5, ये तो ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू, इसमें रख रहे हैं a की जगह क्या आया है 1, तो 1 अपॉन x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस b की जगह कितना आया है, माइनस के 1, और इसके नीचे क्या है, x प्लस 5। तो मैंने a और b की वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब ध्यान से देखो, मैं ये माइनस है ये प्लस है, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ तो 1 रहेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन जो माना था, ये मेरा कन्वर्ट होकर किस में आ गया, देखो इस तरीके से आ गया है। इसका इजीली हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है उसको इस तरीके से प्लस में या माइनस में कन्वर्ट करके रेशियो में निकालना ही क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। तो अब मैं इसकी जगह पर इस इंटीग्रेशन में ये रख सकता हूं, तो मैं यही कर रहा हूं। क्या यहाँ पे अब ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट होकर किस में कैसे आ जाएगा, ये आ गया हमारा इस तरीके से, लिमिट है 1 से 2। ठीक है, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5, इसकी जगह पर क्या रख सकता हूं अब मैं, ये, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, और साथ में क्या चल रहा है, dx, जो dx है। बात समझ में आ गई। अब मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल सकता हूं, कैसे, अलग अलग करके। पहले इसको अलग कर देंगे, x प्लस 4 dx, फिर माइनस है बीच में, इसको भी अलग कर देंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस 5 dx। दोनों को मैंने अलग कर दिया। अब जब अलग किया है ना, अलग किया है, तो इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं क्या, कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx का कितना होता है, log x होता है। ये बच्चों हमें पता है। ठीक है, चलिए अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो x प्लस 4 लिखा है, x प्लस 4 लिखा है तो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने, चलो आपकी सहूलियत के हिसाब से मैंने कहा कि यहाँ क्या लिखा है, x ही लिखा है, मान लिया, मान सकता हूं ना, तो अब तो मैं कर सकता हूं ना। तो 1 अपॉन एक्स dx का अब तो मैं लिख सकता हूं, इसका क्या, log x लिख सकता हूं। ओके, पर यार अब मुझे याद आया कि मैंने तो कुछ गलती कर दी, क्योंकि यहाँ तो x था ही नहीं, यहाँ तो कितना था, x प्लस 4 था। मुझे याद आ गया, आपने कहा कि सर ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ठीक है भाई x प्लस 4 लिख दिया वापस। तो अब मैं यहाँ भी x प्लस 4 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत कोई है भाई, मैंने वहां भी ऊपर लिख दिया तो यहाँ भी लिख दिया। बात समझ में आ गई। तो ये क्यों ऐसा मैंने क्यों समझाया है, कि जो भी यहाँ दिया गया होता है उसे x मानकर हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसलिए इसको भी कर सकते हैं, हम क्या मान लेंगे अपने माइंड में कि भाई ये x लिखा है, हमें 4 दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया है, तो बिल्कुल यहाँ उतार दिया। मान को अपनी गलती सुधार लेते हैं कि ठीक है यार प्लस का 4 भी था, तो हमने प्लस का 4 भी इसमें लिख दिया। बीच में क्या है, माइनस। अब ऐसे यहाँ पे देखो, ये x प्लस 5 है, मैंने 1 मिनट के लिए आंख बंद करी और मुझे दिखाई दिया ये तो सिर्फ x लिखा है, x लिखा है, तो 1 अपॉन एक्स का मैं क्या लिख सकता हूँ, log x लिख सकता हूँ। फिर मुझे याद आया, नहीं 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 भाई, आंख खुल गई मेरी, यहाँ x प्लस 5 था, x प्लस 5 था, तो ठीक है हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। कितनी देर लगती है हमें, बात समझ में आ गई। लेकिन एक छोटा सा चेंज रहता है, क्या, कि जब आपने जिसको x माना है, क्योंकि यहाँ पे x के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे x प्लस 4 है, तो आप जब मान के करते हो तो जो माना है आपको उसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैंने किसको माना है, x प्लस 4 को माना है कि ये x है, तो जिसको मानते हैं उसका हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ x प्लस 4 था, इसको मैंने x माना है,
तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1 प्लस कांस्टेंट का कितना होता है 0, इसका मतलब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसलिए जो डिफरेंशिएट आया है आपका वो कहां लिख देते हैं, इसके डिवाइड में, पूरे के डिवाइड में। तो पूरे के डिवाइड में नीचे दोनों में 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 1 कोई जरूरी नहीं होता लिखना, इसलिए नहीं लिखते। अब आती है लिमिट की बात। बच्चों हमें क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो लिमिट भी तो लगानी है, दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन थे। तो पहली लिमिट 1 और दूसरी लिमिट 2। इसी तरीके से यहाँ पे पहली लिमिट 1 दूसरी लिमिट 2। बात समझ में आ गई, इतना कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये लोग x प्लस 4, अब हमें x की जगह क्या रखनी है, पहले लोअर लिमिट और फिर अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो लोग ऐसे रहेगा x प्लस 4, x की जगह क्या रखेंगे पहले 2, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। ध्यान से समझना, डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा सा बिल्कुल डिटेल में नहीं करा सकता, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो x की जगह क्या रखना है, हमें 2 रखना है, तो 2 रखेंगे तो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। ओके, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आता है माइनस। अब रखेंगे लोअर लिमिट नीचे वाली, तो लोग तो ऐसे रहेगा। अब x की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 प्लस 4 कितना आता है 5। ये हमारा पार्ट सोल्व हो गया। अब आते हैं इस पर, बीच में माइनस है, ठीक है, लोग ऐसे रहेगा। अब हम रखेंगे अपर लिमिट, तो पहले x की जगह क्या रखेंगे 2, तो x की जगह जब 2 रखूंगा तो 2 प्लस 5 कितना होता है 7, ठीक है। फिर फॉर्मूले में क्या आता है माइनस लोग। अब रखेंगे लोअर लिमिट, तो x की जगह क्या रखेंगे अब की बार 1, तो 1 प्लस 5 कितना होता है 6। ये हमारा आ गया। ओके, अब देखते हैं कि और कितना चेंज हो सकता है। तो मैं इसको तो ऐसे लिख रहा हूं log 6 माइनस, इसको वैसे लिख रहा हूं log 5, इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये प्लस की टर्म है तो कैसी हो जाएगी माइनस की, और ये माइनस की है तो ये कैसी हो जाएगी प्लस की, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस की तो इसका मतलब जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस की हो जाती है, जो प्लस वाली है वो माइनस की। अब देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो बस देख लेते हैं कैसे सोल्व हो सकता है। देखो एक log 6 ये है और एक ये है, तो एक 1 ये रहा 1 ये रहा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये कितना आ गया 2 log 6, ठीक है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 2 हो गए, तो इसलिए मैंने 2 लिख दिए, माइनस ये log 5 ऐसे रहेगा और log 7 भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यही हमारा क्या है इसका आंसर, ये हमारा क्या कहलाएगा आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए। क्या कहा गया है कि इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0, यानी कि उसने ये इंटीग्रल जो है ये ऑलरेडी 0 के इक्वल दिया है, एक इक्वेशन है ये, और हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके हमें k की वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पर लिखा है। बात समझ में आ गई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे उस चीज को समझते हैं। पैटर्न अच्छा है इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, हो सकता है कि इस बार ये आ सकता है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, हमें क्या दिया है कि 0 से 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया गया है। तो हमें ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, एग्जैक्ट सीधी सी बात ये है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इंटीग्रेशन सोल्व कर रहा हूँ कैसे, चाहो तो आप एक साथ सोल्व कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप अलग अलग लिख सकते हो इसको। यहाँ dx भी है, dx इज इक्वल टू 0, अलग अलग लिख के भी कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। तो 0 से 1 हमने क्या करा 3x स्क्वायर dx को अलग कर दिया, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, प्लस हमने फिर 2x 0 से 1 इसका भी इंटीग्रेशन अलग कर दिया, प्लस k इंटीग्रेशन 0 से 1 इसको भी हमने अलग कर दिया, और इक्वल टू में क्या दिया गया है 0 दिया गया है। अब हम इनका एक एक करके निकाल सकते हैं। हमें पता है कि 3 कांस्टेंट है इसलिए कहाँ जाएगा बाहर, यहाँ 2 कांस्टेंट है इसलिए कहाँ पहुंच जाएगा बाहर, k कांस्टेंट है इसलिए ये भी कहाँ आ जाएगा ये भी बाहर, ठीक है। तो 0 से 1, बात समझ में आ गई। इसका आगे सोल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या हमें पता है कि इंटीग्रेशन पता है हमें x की पावर n dx का इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं, क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं, देखो कैसे होगा। 3 तो कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं, x की पावर कितनी लिखी है 2, यहाँ कितनी है x की पावर n, यानी n की जगह क्या रख दूंगा 2, तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रख देंगे 2, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा x तो ऐसे रहेगा, n की जगह क्या रख रहे हैं 2, तो यहाँ आएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, इतना सही है। और क्योंकि लिमिट चल रही है तो कितनी है 0 से 1, फिर प्लस
2। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो x की जगह क्या लिखा है 1, यानी इस फॉर्मूले में x की जगह क्या रख देंगे 1, तो x की जगह कितना आ गया 1, n की जगह क्या आ गया 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, लिमिट कितनी है 0 से 1 प्लस k ऐसे रहेगा। अब क्योंकि मैंने बताया है एक फॉर्मूला और जानते हैं क्या कि इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं dx का, कितना होता है x होता है, जब कुछ नहीं होता है तो क्या मानते हैं x, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया x और लिमिट कितनी है 0 से 1, इक्वल टू में कितना चल रहा है 0 चल रहा है। वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे 3, ये कितना हो गया x की पावर 3 और नीचे कितना लिखा है 3, 0 से 1 प्लस 2 ऐसे रहेगा, ऊपर कितना बन गया 1 प्लस 1 x की पावर 2 और यहाँ भी आ गया 2, 0 से 1 प्लस k, यहाँ पे कितना है x 0 से 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, देखो ध्यान से कि 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि कांस्टेंट है, हम वैल्यू किसके रखेंगे x की रखेंगे, कांस्टेंट तो हम कुछ कहेंगे नहीं, तो कांस्टेंट क्या है कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि कॉमन आ जाएंगे। बात समझ में आ गई, तो 2 से 2 और 3 से 3 कैंसिल। अब मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, क्वेश्चन क्या बचा मेरे पे x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस kx इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई क्या किया है मैंने, क्योंकि ये कांस्टेंट है बच्चों, जब मैं वैल्यू रखूंगा तो x की रखूंगा, तो ये 3 जो है वो नीचे कॉमन रहेगा, बाहर आ जाएगा, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ लाइन क्यों बढ़ाऊं, यहीं खत्म नहीं कर दूं इसको, इसलिए मैंने यहीं एंड कर दिया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, लिमिट लिखनी पड़ेगी हमें, x की पावर 3 की पावर कितनी, लिमिट कितनी है 0 से 1, x की पावर 2 की भी लिमिट कितनी है 0 से 1 प्लस k ऐसे रहेगा, x की कितनी है 0 से 1 और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ लिमिट की, ध्यान से देखेंगे, x की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी आई 1 की पावर 3 माइनस, फॉर्मूले में माइनस आता है, अब लोअर लिमिट तो 0 की पावर 3, ये खत्म हो गया, प्लस x की जगह अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है 1, तो 1 की पावर 2 फिर माइनस x की जगह रखेंगे 0, तो 0 की पावर 2, ओके ये भी खत्म, प्लस k ऐसे रहेगा, x की जगह क्या रखेंगे अपर लिमिट, तो 1 माइनस फिर लोअर लिमिट 0 इक्वल टू 0। 1 की पावर कुछ भी हो तो कितना आता है 1, और 1 में से 0 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आएगा फिर भी 1, ठीक है, प्लस 1 की पावर कुछ भी हो तो कितना आएगा 1, और 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1, प्लस 1 में से 0 गया कितना बचा 1, और 1 की k से करेंगे तो k इज इक्वल टू 0, यहाँ कितना बन गया k प्लस 2, 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस k 2। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है क्या, sin की पावर 3x इंटू cos x इंटू dx का। अब बच्चों देखो ये सब्स्टिट्यूशनल मेथड से क्वेश्चन होना है, ये हमें आइडिया लग गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट दी गई है, तो या तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ या सब्स्टिट्यूशनल, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि साइन और cos दोनों वेरिएबल है, तो साइन और cos में क्वेश्चन इनफाइनाइट तक चलेगा, कभी एंड नहीं होगा। लेकिन सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं कि क्या, कि अगर मैं cos x को t मान लूं तो cos x का डिफरेंशिएट sin x होता है, तो sin x कैंसिल हो जाएगा, या फिर मैं sin x को t मान लूं तो sin x का डिफरेंशिएट cos x होता है, तो cos x कैंसिल हो जाएगा। अब बात ये आती है कि किसको t माने, तो अगर बच्चा मैं cos x को मानता हूं तो cos x का डिफरेंशिएट कितना आएगा sin x, लेकिन cos x कितना है 1 है, तो sin x भी कितना आएगा 1, लेकिन यहाँ sin x की पावर कितनी है 3, तो 3 यानी कि यहाँ पे कितने sin x लिखे हैं 3 sin x लिखे हैं, 3 बार sin x है, और यहाँ से कितना आएगा सिर्फ 1 बार sin x आएगा, तो एक तो कैंसिल हो सकता है, कितने बच जाएंगे 2 बच जाएंगे, तो 2 बच जाएंगे, तो इसका मतलब आंसर क्वेश्चन t में भी रहेगा और sin x में भी रहेगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, या तो पूरा क्वेश्चन x में रखना है या पूरा क्वेश्चन को t में रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं sin x को मानूंगा, sin x का क्या होता है cos x होता है, तो cos x कैंसिल हो जाएगा। कैसे, मैं लेट कर रहा हूं क्या, मैं मान रहा हूं कि sin x इज इक्वल टू t मान सकता हूं, ये मैंने माना है, तो जिसको मानते हैं उसका मैं क्या करना होता है डिफरेंशिएट, तो हम क्या करेंगे sin x का डिफरेंशिएट करेंगे और इधर t का डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में t x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब sin x का कितना होता है cos x, और यहाँ क्या आ जाएगा dt अपॉन dx, तो यहाँ से dx की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ कितनी dt, cos x कहाँ पहुंच जाएगा नीचे, तो यहाँ से मेरे पास dx की और वैल्यू आ गई है। ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया था इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 से लेकर π/2 sin x की पावर 3, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, है ना, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। भाई यहाँ भी तो पावर 3 है, मैंने यहाँ होल पावर चढ़ा दी, मतलब तो एक ही है, ठीक है। अब मैं पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन में, यहाँ पे जैसे जैसे मेरे पास था क्वेश्चन ये,
क्या लिमिट आएगी 0 से लेके π/2। साइन एक्स को क्या माना है मैंने t, तो यहाँ साइन एक्स की जगह रख दिया t, लेकिन इसकी पावर कितनी है 3 इंटू कोस एक्स ऐसे रहेगा इंटू dx क्या आया मेरा dt अपॉन कोस एक्स, तो मैं dx की जगह क्या रख सकता हूँ dt अपॉन कोस एक्स। कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो गया है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन अब रह गया कितना 0 से π/2 t की पावर 3 इंटू dt, इतना सा क्वेश्चन रह गया। हम फॉर्मूला जानते हैं क्या कि हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं x की पावर n dx का क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ x है यहाँ x है, तो यहाँ t है और यहाँ t है, इसका मतलब क्वेश्चन सिमिलर है बिल्कुल। तो n की जगह कितना लिखा है 3, तो n की जगह इस फॉर्मूले में क्या रख दूं 3, तो रखते हैं लिमिट कितनी है 0 से तो यहाँ फॉर्मूला हम रखाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन सोल्व कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन हट जाएगा। x की जगह क्या लिखा है t, तो x की जगह तो आ गया t, n की जगह क्या लिखा है 3, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, क्योंकि इंटीग्रेशन सोल्व हो चुका है तो अब लिमिट रखनी होगी, तो लिमिट कितनी है 0 से π/2। ठीक है, सोल्व करते हैं, ये कितना बन गया t की पावर 4 और नीचे कितना आ गया 4, 0 से π/2। अब अभी क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, क्योंकि देखो अभी क्वेश्चन आंसर आया है t में, दिया किस में था x में, तो मैं क्या करूं पहले t से किस में कन्वर्ट करूं x में। तो मैं अब इस क्वेश्चन को जब चेंज करूंगा कैसे हो जाएगा, मैं t की जगह क्या रख दूंगा साइन x, वापस मैंने वही चीज रख दी जो इसके पास थी। t किसको माना था मैंने साइन x को, तो t की जगह क्या रख सकता हूं साइन x, तो t की जगह यहाँ क्या रख दिया मैंने साइन x, लेकिन पावर कितनी है इसकी 4, तो इसलिए साइन x की पावर भी कितनी आ जाएगी 4 आएगी या नहीं भाई, जैसे t की पावर 4 थी इसी तरीके से साइन x की पावर भी 4 बनेगी। साथ में क्या चल रहा है 0 से π/2, बात समझ में आ गई। सिर्फ t की जगह क्या रखा है साइन x, पावर 4 थी तो इसलिए पावर 4 भी रखनी पड़ेगी। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, मैं लिमिट रख रहा हूं ठीक है, और मैंने ये जो 4 है ये मैंने क्या, चलो अच्छी रख देते हैं, आपको इस बार भी ऐसा करके भी दिखाता हूं। तो मैं लिमिट रख रहा हूं, लिमिट कैसे रखेंगे, पहले अपर लिमिट पहले रखेंगे ऊपर वाली लिमिट, तो x की जगह क्या रख दो π/2, तो यहाँ आ गया साइन x की जगह क्या रखना है π/2 और इसकी पावर कितनी है 4, ये है ना पावर, नीचे क्या चल रहा है 4, ठीक है पूरी हो गई। अब आएगा फॉर्मूले में माइनस, अब की बार x की जगह क्या रख दो 0, लोअर लिमिट, तो 0 उसकी पावर कितनी है 4 और नीचे भी क्या चल रहा है 4, ये हमने पुट कर दिया। अब आते हैं भाई ये साइन π/2 क्या है बच्चों, π/2 मैंने बताया था पाई क्या होता है 180 और 2 नीचे लिखा है तो कितना आ गया 90, इसका मतलब ये क्या लिखा है साइन 90, π/2 कैसे कहते हैं 90 को कहते हैं। और आपको पता है क्या कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, ये आपको पता है, तो यहाँ पुट कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन सोल्व हो जाए। साइन 90 π/2 की वैल्यू कितनी बताई है मैंने 1, तो इसलिए 1 आ गया और उसकी पावर कितनी है 4, नीचे कितना चल रहा है 4 माइनस साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो नीचे भी क्या बचा 4 और इसकी पावर कितनी आ गई 4। अब ध्यान से जरा देखो 1 की पावर कुछ भी हो कितना आता है 1, नीचे क्या बचा 4 माइनस 0 की पावर कुछ भी हो कितना आएगा 0, और 1 में से अगर 0 किसी में से नंबर में से 0 घटाते हैं तो क्या आता है वही नंबर लौट के आता है, तो इसलिए इसका आंसर कितना बन गया 1/4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होना है। तो जो आज जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, और मैंने कोशिश की है कि हर तरीके का क्वेश्चन कराऊं। तो मैंने साइन एक्स का इसलिए क्वेश्चन कराया है, इसलिए मैंने आपको ई एक्स का लॉग एक्स के सब क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप जो जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड पर, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पर, बाय पार्ट मेथड पर या नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है जो डायरेक्ट फॉर्मूलाज बेस्ड थे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अभी तक करा दिए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करना, बस अपनी तरफ से क्या मान लेना, कोई लिमिट मान लेना। जैसे साइन एक्स और अगर कोस एक्स वाले कोई क्वेश्चन है तो उसमें 0, π/2, π/4, π/6 इस तरीके से मान लेना, यानी वो एंगल मान लेना जिस एंगल की वैल्यू आपको पता है। जैसे 30 की वैल्यू पता है, 45 की पता है, 60 पता है, 90 पता है, 0 पता है ना, उन एंगल को मान लेना जो आप इजीली निकाल सकते हो। पाई की वैल्यू मैंने बताई दी है 180 होती है, 180 को जिससे भी डिवाइड करा जा रहा है उसे डिवाइड करो तो आपको एग्जैक्ट एंगल मिल जाएगा डिग्री में। पाई जो होता है वो रेडियन में होता है। ठीक है, तो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं
उनमें इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के देखना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने बताया जितने भी क्वेश्चन कराए हैं तो साइन एक्स में तो एंगल रख देंगे, और जैसे log x है या x वाले क्वेश्चन है उनमें नंबर पुट कर देना, जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 5, इस तरीके से। हमेशा कोशिश ये करना कि ऊपर जो हो वो बड़ी लिमिट हो और नीचे छोटी लिमिट, मतलब नीचे जो नंबर हो वो छोटा हो, स्मॉल नंबर हो, और ऊपर जो नंबर हो वो कैपिटल नंबर यानी बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो आज हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैथमेटिक्स सेकंड का, ताकि हमारा सिलेबस भी हमारा टाइम से कंप्लीट हो जाए। जो भी बच्चा मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं बच्चों, उनमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बीटीई के पेपर शुरू होने से पहले पहले मैं मैथ और मैकेनिक्स दोनों का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। हो सकता है कि मैं रिवीजन भी आपको करा दूं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सिलेबस टाइम से पहले पूरा हो जाएगा। बस आप कंटिन्यू मेरे वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें और कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते रहें। ठीक है, बस मुझे आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। चलिए, तो आज के कंटेंट इतना ही है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। जल्द मिलेंगे मैथमेटिक्स की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।